वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th का एस चांद का जो बुक है, इसका लाइन बाय लाइन हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं। जिसका आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं इस सेकंड पार्ट में क्या ऐसे कंसेप्ट है, कैसे कैसे कंसेप्ट है, सबको इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। कॉपी पर पेन पेंसिल से हम लोग देखेंगे इसके कंसेप्ट को। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि जितने भी भारत के बच्चे हैं जो भी एस चांद पढ़ते हैं और जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल में दिक्कत होता है कंसेप्ट को समझने में, वो इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं और इससे बहुत प्रचंड अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डिस्कशन में क्या है उसको हम देखते हैं। कहता है बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इससे पहले कि हम लोग ये समझे कि आयंस कैसे बनता है। अब दिमाग में प्रश्न है आयंस क्या होता है। आयंस को अभी आप प्लस और माइनस चार्ज समझ लीजिए। ठीक है, वी शुड नो द वेरियस पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एन एटम। हमको सबसे पहले आयंस से पहले ये समझना है कि एटम्स के अंदर जो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी स्टडीड इन डिटेल, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स जो है अपने अंदर क्या क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, राइट। ईच इलेक्ट्रॉन हैज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज। जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट -1 यूनिट जो है निगेटिव चार्ज होता है, मतलब -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। एंड ईच प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं और इसका 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब हो सकता है कि ये जो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसमें जितना प्लस हो उतना ही माइनस होगा और दोनों खत्म हो गए, कितना हो गया होगा, जीरो। न्यूट्रल इसी को कहते हैं। एवरी एटम, तो हम लोग क्या कहेंगे, एटम के अंदर जब ये तीन चीज होता है तो हर एटम के पास नॉर्मली कंटेन होते हैं इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन्स व्हिच बैलेंस द चार्ज इन एन एटम एंड मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कहता है जितना भी एटम है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन रहेगा। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन रहेगा, जिसके वजह से इक्वल होगा और अपोजिट होगा, जिसके वजह से कोई एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इफ हाउएवर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर रिमूव्ड, आप अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या तो निकालते हैं एटम से या एटम को देते हैं, देन द एटम हैज आइदर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हो सकता है एटम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाए देन नॉर्मल, जो नॉर्मल एटम होता है उससे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाए नॉर्मल एटम से, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब नॉर्मल एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गई, राइट, और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि आ गई, यानी पहले जो न्यूट्रल एटम था उससे या तो संख्या बढ़ सकता है या एंड इट गेट्स एन ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर देंगे और लेंगे इससे क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर आ जाएगा, तो एटम्स जो है आयन बन जाएगा, मतलब चार्ज जैसे ही आया या गया तो आयन बन गया, यानी कमी या ज्यादा हुआ तो आयन बन गया। ठीक है, इफ एन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल एटम के पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होता है, अगर नॉर्मल एटम से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, क्योंकि नंबर जो है निगेटिव इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स। ठीक है, एंड इफ एन एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन, अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो गया पॉजिटिव प्रोटॉन से। ठीक है, इस बात को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम आपका कॉपी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। प्लीज देखिए, कहता है मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है और एटम जनरल है, तो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। क्या है, हाइड्रोजन छोड़ो, हीलियम एटम लेते हैं। क्या लेते हैं, हीलियम एटम है। ठीक, ये एटम है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेल। चारों तरफ क्या होते हैं, सेल। ठीक है, इसी सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 होता है। कितना होता है, 2। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन एक हीलियम 2 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 2। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसके एटम्स में इसके पास जो है अंदर में प्रोटॉन भी रहता है, इस प्रोटॉन पे भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, yes, अभी ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाले
तो इलेक्ट्रॉन चला गया। यस सर। इसी को बोलते हैं एक्साइट कराना, एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी दिए वो चला गया, ठीक है। यस सर। अब जैसे ही वो चला गया तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गई। तो अच्छा, 2 प्रोटॉन था पहले और 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो एक क्या बढ़ गया, एक ज्यादा है ना ये प्रोटॉन, यस सर। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया, यानी ये इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया। यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चला जाता है, यस सर। तो बढ़ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इसलिए चार्ज। पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आयन, आयन। ठीक। आयन। उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर 2 प्रोटॉन है, क्या है, दो प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें क्या किए हम, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिए इसको, तो अब 2 के जगह कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो ऐसे आयंस नेगेटिव आयंस कहलाते हैं, यानी उस पे टोटल चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आया। न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में अगर देंगे और कम होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव आयन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव आयन ज्यादा हो गया, नेगेटिव आयन कहलाएगा, ठीक है। यस सर। आइए, प्लीज नोट दैट इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही होता है विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अच्छा, अभी देखे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले गए बार बार, लेकिन प्रोटॉन को नहीं ले गए। तो याद रखिएगा, कभी भी हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पे आयंस को फॉर्म करने के लिए। प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है अनदर एटम पे, बिकॉज दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द एटम। एटम के कोई अगर एटम है, कोई अगर एटम है, तो एटम के सबसे अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। मान लो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इसको निकालना आसान है एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, लेकिन इसको निकालना डिफिकल्ट है, जनरेशन में निकलता है, ठीक है। यस सर। न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस मतलब होता है कक्षा, जहाँ सबसे अंदर यानी एटम का सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। कीपिंग दीज पॉइंट इन माइंड, अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आयंस का फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहता है एन आयन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। आयन क्या होता है, आयन या तो पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का एटम होता है, या ग्रुप ऑफ एटम होता है। एग्जाम्पल आयंस के, सोडियम आयन हुआ तो Na+ हो गया, मैग्नीशियम आयन हुआ तो Mg2+ हुआ। इसका मतलब सोडियम से पक्का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो एक पॉजिटिव बढ़ गया होगा। मैग्नीशियम से पक्का 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो 2+ हो गया। क्लोराइड आयन, अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा तो Cl- हो गया। ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा तो 2- हो गया। तो आयन जो है फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया या इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ये सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो कभी भी आयन जो होता है उसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रहेगा, क्योंकि आयन तभी बनता है जब अनइक्वल हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव आया तब भी अनइक्वल है और नेगेटिव आया तब भी अनइक्वल है, तो वो कभी इक्वल नहीं होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, आयन 2 तरह के होते हैं, नाम है कैटायंस और एनायंस। क्या होते हैं, कैटायंस और आयंस। कैटायंस और एनायंस, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत, देखिए आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कंसेप्ट है। पर ये कहता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन रहता है उसको हम कैटायन कहते हैं। याद रखना, कैट, कैट मतलब बिल्ली, और बिल्ली कितनी क्यूट होती है ना। तो बिल्ली से याद रखना कि पॉजिटिव लगती है देखने में, राइट। तो कैट प्लस क्या, कैट प्लस याद रखना। तो जो कैटायन होगा वो पॉजिटिव आयन होगा, कैटायन जो होगा पॉजिटिव। सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, इसको पढ़ने का तरीका है Na+, Mg2+, ये सब कैटायंस है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, नहीं इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी है। ये बेचारा सब इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप पॉजिटिव बन गया, राइट। एक कैटायन इज फॉर्म, कैटायन कैसे बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा एक या एक से ज्यादा, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा एटम से तो कैटायन बन गया होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो माइनस चार्ज लेके चला गया, तो बढ़ गया क्या, प्लस। प्लस किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो एग्जांपल सोडियम एटम लूज किया अपना एक इलेक्ट्रॉन और फॉर्म कर लिया सोडियम आयन Na+, जो कि कैटायन होता। इस बात को और स्पष्ट रूप से हम दिखाने का प्रयास करना चाहेंगे, यदि आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है क्या, देखिए मान लीजिए सोडियम जो होता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 281, यानी टोटल 11 एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 281 होता है। अगर 11 एटॉमिक नंबर है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है,
इसके पास 11 प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। Yes, अभी sir. सोडियम एटम न्यूट्रल है, कोई दिक्कत है? No, sir. लेकिन सोडियम एक मेटल है, क्या है? Metal. और मेटल का काम क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, इन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, ठीक है। Yes, sir. तो जो सोडियम है, इसके लास्ट सेल में यानी बाहर में, सबसे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक। तो वो सबसे बाहर वाला आदमी को बाहर कर देगा, वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जैसे ही लूज किया तो सोडियम के पास पहले कितना था? 2 8 1, अब 2 8 हो गया। यानी अब क्या हुआ? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये Na प्लस बन गया, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, तो sir. यही सोडियम आयन हो गया, ये सोडियम एटम था, ये सोडियम एटम Atom था। था। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत No, नहीं। sir. देखिए सेम स्थिति है, ये Yes, sir. कैटायन बन गया। सिंस ए कैटायन इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, देयरफॉर ए कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम। अब कैटायन कैसे बना? जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया एटम से, ठीक है। Yes, तो हम sir. कह सकते हैं कैटायन रखता है कम इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एटम से। Same. वी ऑल्सो नो दैट नॉर्मल एटम यानी न्यूट्रल एटम जो होता है कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखता है, सही बात है। Yes, sir. मतलब अगर नॉर्मल एटम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। अगर सिंस कैटायन जब फॉर्म होगा तो लॉस हो जाएगा एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एटम के द्वारा, तो कैटायन कंटेन करता है लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। आयंस ऑफ ऑल मेटल्स एलिमेंट आर कैटायन, जितने भी मेटल होते हैं उन सब मेटल के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन देने तो का। जितने भी मेटल्स के आयंस बनेंगे वो सब कैटायंस बनेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देंगे। देते हैं। ओनली द हाइड्रोजन एंड आयन, सिर्फ हाइड्रोजन आयन होते हैं H+ और अमोनियम आयन होते हैं NH4+। ये कैटायंस होते हैं जो फॉर्म फ्रॉम नॉन मेटल। भाई हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन नॉन मेटल मेटल। होता है। और हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और पॉजिटिव कैटायन के रूप में बन जाता है। उसी प्रकार अमोनियम आयन NH4+, ये नॉन मेटल होते हुए भी अपना इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करके और पॉजिटिव कैटायन बन जाता है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम देखेंगे रीजन कि पॉजिटिव चार्ज जो है कैटायन पे क्यों होता है। देखो पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन या सोडियम कैटायन Na+ कहलाता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। Yes, और sir. इलेक्ट्रॉन के पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज Negative होता है। charge. नाउ एक नॉर्मल एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों कट के इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? न्यूट्रल हो Neutral गया। हो गया। मतलब उस पे चार्ज कितना है? 0, Zero. यानी कोई चार्ज नहीं नहीं है। है। व्हेन अ नॉर्मल एटम, जब कोई नॉर्मल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी देता है, कैटायन बन जाता है। Yes, sir. देन इन दिस कैटायन, तो इस कैटायन में नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का वो कम हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, बात सही है। Yes, sir. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वी कैन से दैट ए कैटायन हैज मोर प्रोटॉन। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला जो अगर कैटायन है उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, सही बात है। Yes, sir. तो ज्यादा प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से तो कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। चलिए हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सोडियम एटम के लिए लिखते हैं। देखो सोडियम के पास शुरुआत में एटम है, तो प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस चार्ज है। ओवरऑल चार्ज 11 प्लस 11 माइनस 0 हो गया। Yes, sir. लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक प्लस आ गया, सोडियम आयन बन गया। प्रोटॉन 11 है पहले से ही और इलेक्ट्रॉन एक कम गया तो ओवरऑल चार्ज 1 प्लस का हो गया। यानी एक 10 11 में से 10 गया तो एक और एक ज्यादा कौन है? प्लस वाला, Plus ठीक one. है। तो देखिए सोडियम एटम Na कंटेन करता है 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। सिंस नंबर जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सोडियम एटम इक्वल है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। Yes, sir. हैविंग नो ओवरऑल चार्ज, टोटल रूप से चार्ज कुछ नजर आ रहा है? नहीं। Nice, sir. लेकिन ओनली 10 इलेक्ट्रॉन है आयंस में, कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और 10 कैटायन में कितना है? 11। Yeah. इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ड्यू टू 1 मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन जो है उसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग Na+ लिखते हैं, हाँ। सही बात है। Yes, sir. चलो सारे मेटल एटम्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से, तो जितने ही मेटल एलिमेंट हैं फॉर्म करते हैं कैटायन यानी पॉजिटिव आयन। प्लीज नोट दैट, नोट करने वाली बात है क्या? पहला, इफ एन एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन हो जाएगा, Yes, sir. पॉजिटिव आयन हो जाएगा, यानी उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके फॉर्म करता है सोडियम आयन Na+, जिसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। Yes, sir. जस्ट लाइक सोडियम, सोडियम के जैसा लिथियम आयन एटम्स, लिथियम एटम जिसको Li है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इच फॉर्म लिथियम आयन बना लेता है Li+। द पिक्चर एबव शो द रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी, ये जो है नोकिया का जब मोबाइल वन छोटा बैटरी लेता है, ये लिथियम आयन बैटरी कहलाता है, हाँ। उसका यूज होता है। लिथियम आयन बैटरीज आर यूज इन मोबाइल फोन्स लाइक द वन शोन इन द
मोबाइल फोन में इसका यूज होता है, है। ठीक है। Yes, पहला क्या देखिए, अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। yes, sir. कहता है कि इफ एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जांपल, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एटम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम आयन Mg2+ बना लेता है, इसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। Yes, और sir. अगर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनाएगा जिसमें 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्युमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्युमिनियम आयन Al3+ बना लेता है जिसके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। है। It is, however, usually not possible to remove more than 3 electrons from an atom due to very high energy required for this purpose. कहता है आप किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तक ही निकाल सकते हैं। इसके आगे आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। Another point to be noted that electron lost by a metal atom during the formation of cation are accepted by non-metal atom which then turns into an anion और नेगेटिव आयन। अब कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन? मेटल। मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा कैटायन। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया तो कोई लेगा भी तो गेन करने वाला हमेशा होता है नॉन मेटल। क्या होता है? और नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और वो भी लेके क्या करता है? एनायन बना लेता है, एनायन बनाता है, क्योंकि एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। अब देखते हैं निगेटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग एनायन कहते हैं। देखिए, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2-, ये सब एनायंस है। क्यों? बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयंस है। एन एनायन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। एनायन कैसे बनता है? गेन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनायन बन गया, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन दे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आया, वो भी एनायन कहलाएगा। जैसे क्लोरीन एटम जो है गेन प्राप्त कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए क्लोराइड आयन, तो Cl- बन जाता है जो कि एनायन होता है। जैसे क्लोरीन है ना, तो +1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो बेचारा एक माइनस ले लिया, इसको हम लोग क्लोराइड आयन कहते हैं। ये एक एनायन है। क्या है? Anion है। सिंस एन एनायन इज फाउंड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन कैसे बना? जब जुड़ा उसे इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी एटम से। देयरफॉर एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन ए नॉर्मल एटम, तो जो नॉर्मल एटम के पास इलेक्ट्रॉन था उससे इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा हो जाएगा। वी ऑल्सो नो दैट नॉर्मल एटम जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ सिंस जब एनायन बना इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, कैसे बना? जब एडिशन हुआ एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का किसी एटम के द्वारा। देयरफॉर एनायन कंटेन्स, जो एनायन होगा उसके अंदर होगा मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन से, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। आयंस ऑफ ऑल नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल है एलिमेंट आर एनायंस, ये सब एनायंस होते हैं, बस हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल की तरह और पॉजिटिव कैटायन बना लेता है। बात सही है? Yes, sir. और अमोनियम आयन ये सभी क्या है? नॉन मेटल होते हुए भी इस एक्सेप्शन में है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव कैटायन बना लेता है, जो कि इनका टेंडेंसी होना नहीं चाहिए। अब हम कुछ रीजन देंगे निगेटिव चार्ज जो है एनायन पर क्यों होता है, सुनिएगा ध्यान से। एक नॉर्मल एटम के अंदर जानते हैं इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये क्या होता है? न्यूट्रल। जब एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, जब एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है एनायन बनाने के लिए, देन इन दिस एनायन, इस एनायन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाता है मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से ज्यादा। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, एंड एनायन हैज नेगेटिव चार्ज इन इट, इसलिए एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। देखिए, लेट अस राइट डाउन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं क्लोरीन एटम के लिए, जब क्लोराइड आयन बनाएंगे तब। देखो, क्लोरीन एटम शुरुआत में प्रोटॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन इसके पास है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। टोटल ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 0। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया, तो प्रोटॉन पहले 17 था, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये एनायन बन गया। क्लोरीन एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 17, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन क्लोराइड आयन जब Cl- बना तो 17 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। दैट इज क्लोराइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से। एक इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो क्लोराइड आयन के पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको हम Cl- लिख दिए। ठीक है, एक माइनस मतलब एक यूनिट नेगेटिव चार्ज। इस डिस्कशन में हम कह सकते हैं कि एनायन जो होता है उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन से। सही बात है? आइए, कहता है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एटम्स कैन गेन
और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अधिकांश नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एलिमेंट फॉर्म्स एनायन। इसीलिए अधिकांश जो नॉन मेटल के एलिमेंट होते हैं वो एनायंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। प्लीज नोट दैट अगर एटम गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन एनायन बनेगा तो उसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल क्लोरीन के लिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बना लिया, सही बात है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा नेगेटिव आयन जो कि 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज रखेगा। एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2- बना लिया। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन नेगेटिव आयन आयन कहलाएगा, फॉर्म करेगा जब उसके ऊपर, तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्राइड आयन बना लेता है, N3- उसको कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इट इज हाउएवर यूजुअली नॉट पॉसिबल टू ऐड मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है हम लोग क्या देखे थे, मेटल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो नॉन मेटल भी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं लेगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेट फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के आने से ज्यादा रिपल्सन फोर्स होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले उसके पास है और नेगेटिव आएगा तो उसको भयंकर रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस अपोज करता है एक दूसरे को, तो रिपल्सन ज्यादा होगा सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन का एनायन के द्वारा, ऑलरेडी हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज। प्लीज नोट दैट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गेन्ड बाय नॉन मेटल्स एटम्स आर गिवन बाय द मेटल्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा, कभी दिमाग में ये काम करता है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन लाया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कौन दिया होगा, मेटल दिया होगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सब होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाता है। समझ बात को? चलिए, अब हम सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस को देखते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली का मतलब ज्यादा, एटम का मतलब ज्यादा, यानी ज्यादा एटम्स वाले आयंस देखेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस को देखेंगे, ठीक है। और सिंपल आयंस को देखेंगे। दोज आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम, ऐसे आयंस जो एक ही एटम से बनते हैं उसको सिंपल आयंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, सोडियम आयन Na+, सिंपल है क्योंकि ये सिंगल सोडियम एटम से बना है, Na। सिमिलरली मैग्नीशियम आयन Mg2+ है, एल्युमिनियम आयन Al3+ है, ऑक्साइड आयन O2- है, क्लोराइड आयन Cl- है। ये सब सिंपल आयंस होते हैं। सिंपल आयंस को हम लोग मोनो एटॉमिक आयंस कहते हैं, कि यानी अपना एक ही एटम से ये बना है। दोज आयंस, वो आयंस जो कि फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ ज्वाइंट एटम्स, एक से ज्यादा, इसमें नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी है, एक से ज्यादा एटम्स की ग्रुपिंग होने से बनता है कंपाउंड, है ना, इसी किसी को कंपाउंड आयंस कहते हैं। इसको पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, यानी एक से ज्यादा एटम्स मिलके तब आयंस बनाया है। एग्जाम्पल अमोनियम आयन, जिसमें नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी इसके अंदर है, उसके बाद एक प्लस है इसके पास, तो अमोनियम आयन हो गया। ये कंपाउंड आयन होता है, क्यों, क्योंकि ये बनता है 2 टाइप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में ज्वाइन करने से बना है। सिमिलरली कार्बोनेट आयन CO3, कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, सल्फेट आयन, सल्फर भी ऑक्सीजन भी है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, हाइड्राइड आयन, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है। तो ये सारे कंपाउंड आयंस होते हैं। कंपाउंड आयंस आर आल्सो नोन एज, जिसको पोलो एटॉमिक आयंस भी कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम आर यूज इन बॉडी इन सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सोडियम और पोटेशियम का यूज हम लोग के बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करने के लिए होता है, नर्व सेल के द्वारा, ठीक है। बाय मेजरिंग ब्रेन वेव्स को मेजर करने के लिए, कॉज्ड बाय नर्व इंपल्सेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस इन ब्रेन सेल्स। कैसे ये होता है, नर्व इंपल्स जो है मूवमेंट करता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयंस के द्वारा ब्रेन सेल्स में। डॉक्टर्स कैन टेल वेदर दे आर एनी एलिमेंट, अगर कोई इंजरी वगैरह ब्रेन में होता है तो उसको डॉक्टर पता कर लेते हैं। इन द ब्रेन ऑफ ए पर्सन, दिस इज डन बाय टेकिंग एन EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो होता है उसका यूज किया जाता है, लिया जाता है, बहुत ब्रेन विच शो द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राफ बाय अटैचिंग इलेक्ट्रोड्स टू द पर्सन स्कैल्प एज शोन इन द एबव फोटोग्राफ। कहता है कि यदि आप इस बीमारी को निकालना चाहते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक फोटोजेनिक इमेज लेते हैं, जो कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इससे पता चलता है कि क्या ग्राफिकल रिकॉर्ड है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स में, राइट। और इसको मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राफ। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं इंसान के स्कैल्प में, ठीक है ना। चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि सम ऑफ द कॉमन सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस, कुछ कॉमन सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस है जिसको पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं, उनका सिंबल है, ध्यान से देखिए। सोडियम एटम से निकला है तो सोडियम एटम Na+ हो गया, पोटेशियम आयन Ak+, अमोनियम आयन कंपाउंड है, कंपाउंड आयन पॉलीएटॉमिक है, NH4+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, सिंगल है, मोनोएटॉमिक आयन है, कैल्शियम आयन मोनोएटॉमिक है, कॉपर 2 आयन मोनोएटॉमिक है, जिंक आयन मोनोएटॉमिक है, आयरन मोनोएटॉमिक है, एल्युमिनियम मोनोएटॉमिक है, क्लोराइड आयन मोनोएटॉमिक है, ब्रोमाइड आयन मोनोएटॉमिक है, हाइड्रोक्साइड आयन पॉलीएटॉमिक है, नाइट्रेट आयन पॉलीएटॉमिक है, ऑक्साइड आयन मोनोएटॉमिक है, सल्फाइड आयन मोनो 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 या
सिंपल मोनो, ठीक ना। Yes, sir. अब देखिए उसके बाद कार्बोनेट आयन क्या है, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, सल्फेट आयन पॉलीएटॉमिक, फॉस्फेट आयन पॉलीएटॉमिक, है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है बंधु? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छे। देखिए अब हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब आयनिक और कंपाउंड। कंपाउंड जानते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलता है, उसमें आयंस होगा। कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस, ऐसे कंपाउंड जो आयन से बनते हैं, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। इनको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। इन एन आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको कैटायन कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसको एनायंस कहते हैं, आर हेल्ड टुगेदर, आपस में बंधे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। अच्छा, चार्ज की वजह से, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, ये इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द फोर्स विच होल्ड द आयंस टुगेदर, यही फोर्स होता है जो आयंस को आपस में बांध के रखता है ना। इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंस आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस को रखेगा, तो ओवरऑल चार्ज जो होता है आयनिक कंपाउंड का वो 0 होता है। एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन Na+ से बना है, और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन Cl- से बना है। कुछ कॉमन आयनिक कंपाउंड है, उसके फॉर्मूला है इसके, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग टेबल में, देखिए ध्यान से। क्या है? कहता है सोडियम क्लोराइड NaCl है इसका फॉर्मूला, देख रहे हो ना, ये न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है ना। इसके अंदर तो Na+ पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन क्या है? Cl-, K+ Cl-, NH4+ Cl-, Mg2+ Cl2-, है ना। Cl-, Ca2+ Cl2-, MgO, Mg2+ O-, Ca2+ O-, O2-, ठीक है ना। यहाँ पे O2- होगा, Al2O3 में Al3+ और O2-, ठीक है ना। ये सब आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, समझ रहे बात को। अब कहता है, आगे पढ़िए, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na+OH-, CuSO4, Cu2+ SO4-, कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट था ये, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का हॉल्ट वाइज, CaNO3 का हॉल्ट वाइज, Ca2+ NO3-, ठीक है। प्लीज नोट दैट ऑल एबव आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सब मेटल और नॉन मेटल से बने हैं, एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड को छोड़ के, जो कि आयनिक कंपाउंड है, जो कि सिर्फ नॉन मेटल से बना है। क्योंकि हम बताए थे NH4 क्या होता है? नॉन मेटल होता है। सो व्हेनेवर वी सी ए कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जब भी हम कंपाउंड को देखते हैं जो मेटल या नॉन मेटल से बना है, वी शुड एट वंस से दैट, तो हमको पहली बार कहना पड़ेगा कि वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है आयनिक कंपाउंड का? ध्यान से देखिए। अभी हम लोग देखिए NaCl, NaOH, CuSO4, CaNO3 का हॉल्ट वाइज, ये सब चीज जितना भी देखे, ये सब फॉर्मूला है किसका? कंपाउंड का, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला यूनिट देखेंगे आयनिक कंपाउंड का, ध्यान सुनिएगा। बिफोर वी डिस्क्राइब फॉर्मूला मास, हम लोग फॉर्मूला का मास डिस्क्राइब करें, हम लोग को जानना है मीनिंग फॉर्मूला यूनिट क्या होता है किसी आयनिक कंपाउंड का। देखिए, दिस इज डिस्कस्ड बिलो, ये ध्यान से देखिएगा। Ionic compound is made of an extremely large number of positively charged ions and negatively charged ions joined together. कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लीजिए, मान लीजिए हम नमक ले लीजिए, क्या लीजिए? नमक तो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, क्या होता है? NaCl. लेकिन इसके अंदर एक एटम Na का और एक एटम क्लोरीन का नहीं होगा, इसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे सोडियम के और क्लोरीन के, तब जाके हमारे पास NaCl आएगा। क्योंकि एटम जो है उसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। अब जिसको देख नहीं सकते उसका एक एक एटम अगर होगा तो दिखाई देगा, तो हमारे हाथ में नमक आएगा। तो सोचो कि जो NaCl है वो सिर्फ दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला, इसमें तो मिलियंस तक मिलियंस Na+ और Cl- मिले होंगे, तो उसका एक यूनिट जो है, यानी पहला यूनिट तो कहीं ना कहीं NaCl ही होगा, तो उसका यूनिट फॉर्मूला वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर लार्ज बट इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयंस Na+ होगा और क्लोराइड आयन Cl- होगा, बहुत सारा होगा। तो एक्चुअल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का क्या है? Na+ का N है नीचे, और Cl- का N है, मतलब Na+ N और Cl- N है, इसका मतलब N मतलब नंबर्स बहुत ज्यादा होगा,
ठीक है ना। Yes, sir. इतना ज्यादा होगा कि पूछिए मत, NaCl माइनस तब ना हुआ, Yes, sir. जहाँ N जो है वेरी लार्ज नंबर होता है, बहुत सारा एटम्स मिला होगा सोडियम का और बहुत सारा क्लोरीन का एटम मिला होगा, तब जाके NaCl बना होगा नमक। तो एक कण हमारे हाथ में होगा, इतना नमक कितना और कितना मिला होगा कोई ठीक नहीं। अब दूसरी चीज की सर ये बात बताइए कि NaCl जो है आपस में मिला तो कैसे मिला, ये सब हम लोग देखेंगे। उसका 1 यूनिट का फॉर्मूला देखिए। NaCl देखो, ये मान लो नमक का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। Yes, sir. नमक के फॉर्मूले देखो, NaCl 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 ऐसा बहुत बार मिला होगा, NaCl 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 है ना, Yes, NaCl 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 है ना, yes, सब sir. आपस में ज्वाइंट होगी। जितना नंबर हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन का होगा, सोडियम आयन का होगा, उतना ही क्लोरीन आयन का होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है इसके अंदर, क्लोरीन। Chlorine. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या है इसके अंदर, Sodium. सोडियम है ना। Yes, तो sir. जितना कितना ही मिले लेकिन इक्वल होगा नंबर दोनों का, सोडियम का भी और क्लोरीन का। Chlorine. अच्छा इसका 1 यूनिट का बात करें, देखो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर लार्ज बट इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन है। ये Yes, आयनिक sir. कोई कंपाउंड हाथ में है। इसका इसका 1 यूनिट का फॉर्मूला ये होगा, तो यही लीजिए NaCl हो गया, 1 यूनिट इसी से बना है, इसी से सारा बना। हाँ. तो फॉर्मूला यूनिट जो है सोडियम क्लोराइड का Na+Cl- है, ठीक है। Yes, कोई sir. दिक्कत। No, sir. आगे देखिए, ये एक हाईली इनलार्ज्ड इमेज है क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। एक नमक का एक टुकड़ा लो और उसको बड़ा जूम करके देखो, ऐसा ही दिखाई देगा, राइट। लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस इसके अंदर मिले होंगे और क्लोराइड आयंस मिले होंगे, जो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा खींचा जा रहे होंगे। Yes, sir. सही बात है। सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन जो है आयंस का, दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट, इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। जो सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन होता है आयंस का, Na+ और Cl, सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन, इसी को न्यूट्रल यूनिट कहते हैं, कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और इसी को हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं कंपाउंड का। ये पूरा कंपाउंड इसी फार्मूला यूनिट से बना। हाँ. फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का कैन बी थॉट ऑफ एज द स्मॉलेस्ट यूनिट। फार्मूला यूनिट को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं जिससे कंपाउंड बना है। इट इज इक्विवेलेंट टू ए मॉलिक्यूल, कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है। जब दो एटम आपस में मिलता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो सोडियम एटम और क्लोरीन है ना, दो एटम मिला तो क्या बना, एक मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। फार्मूला यूनिट जो है सोडियम क्लोराइड का NaCl, जो जिसके अंदर Na+ और Cl- है ना। फार्मूला यूनिट जो है अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, इसके अंदर NH4+ आयंस होगा और SO4 2- आयन होगा। सही बात है। Yes, sir. अब जो है ये तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फार्मूला मास कैसे निकलेगा, ठीक है। Yes, पढ़िए, सिंस आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड क्या नहीं रखता है, मॉलिक्यूल नहीं रखता है। तो द यूज ऑफ टर्म, तो जो टर्म का यूज है मॉलिक्यूलर मास फॉर देम इज नॉट वेरी करेक्ट। तो हम लोग मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, मान लो कि जिसके पास मॉलिक्यूल होगा उसी का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। Yes, तो अभी मान लो जिसके पास कंपाउंड था, तो कंपाउंड में मॉलिक्यूल था तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल गया। yes, sir. लेकिन जिसके पास मॉलिक्यूल नहीं है उसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा क्या, तो आयनिक कंपाउंड तो मॉलिक्यूलर मास निकाल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो मोनोएटॉमिक भी होता है ना, डायटोमिक भी होता है, समझ रहे हो Yes, आप। sir. तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है, लिखता है सो वी यूज द टर्म फार्मूला मास। इसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, फार्मूला मास। किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, जिसमें विच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। Yes, sir. द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। अब देखो फार्मूला मास क्या होता है, ध्यान से बड़ा इत्मीनान से देखेंगे। फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का वो रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव मास मतलब किसी के रिस्पेक्ट में उसका मास निकलता है, उसको हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं। हाँ. एज कंपेयर, किससे कंपेयर किया जाता है सर, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन का 12 एटम का मास लेंगे ना, Yes, sir. उसको हम लोग 12 यूनिट के बराबर मानते हैं। तो कितना मानेंगे, 12 यूनिट के बराबर। इसी के साथ सबका कंपेयर किया जाता है। हाँ. पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मोलिकुलर मास निकलेंगे और फार्मूला मास निकलेंगे सर, ठीक है। Yes, sir. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फार्मूला मास जो होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं उसके एटॉमिक मास का सम होता है, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फार्मूला, जो उसके फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ. अगर आपको कैलकुलेट करना है फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का, वी शुड नो द फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो हम लोग को आयनिक कंपाउंड का फार्मूला पता होना चाहिए, एज वेल एज द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, और जितने भी एटम्स है उसका उसका भी एटॉमिक मास पता होना चाहिए फार्मूला के अंदर जो भी प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है H2O वाटर, तो हमको हाइड्रोजन का भी मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का भी मास पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। फार्मूला मास इज देन कैलकुलेटेड इन वे सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, याद है, उसी प्रकार हम लोग फार्मूला मास भी निकालेंगे। एटॉमिक मास जो है एटम का और
आयन का सेम होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विच कन्वर्ट एन एटम, जो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करता है एटम को आयन में, उसके पास नेग्लिजिबल मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर्मूला मास जो होता है सोडियम का NaCl होता है, जो कि सम क्या होगा एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम और क्लोरीन, है ना। क्लोरीन और सोडियम दोनों के एटॉमिक मास होगा। अब एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23 यूनिट, ठीक ना, यानी 23 यू एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास जो है क्लोरीन का 35.5 यू होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 हो जाएगा, तो NaCl का कितना हो गया 58.5। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अब हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखने जा रहे हैं कि क्या होता है, क्या देखने जा रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। कहता है केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। भाई जो भी केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो कंपोजिशन है, वो संरचना है, वो कैसे बना है उसको बताता है। किसको बना है, कंपाउंड का, मॉलिक्यूल को बताता है। इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स के टर्म्स में, किसका सिंबल, एलिमेंट्स का, जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। यानी अगर हम H2O लिखे तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला किसका, वाटर का, जिसके अंदर ये पता चला कि वाटर जो कंपाउंड बना, उसका एक मॉलिक्यूल वाटर में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, राइट, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड का, वो बताता है कि द काइंड ऑफ एटम्स, एटम का कौन काइंड है, एज वेल एज नंबर ऑफ एटम, एटम का नंबर भी बता देता है, अलग अलग एलिमेंट का, जो उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है कंपाउंड के। इन केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला में एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल, एलिमेंट को उसके सिंबल से दिखाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, और नंबर जो है एटम्स का, उसको इंडिकेट करते हैं डिजिट 2 3 4 सबस्क्रिप्ट में लिखे, यानी लोअर फिगर में नीचे छोटे से लिखे, ठीक है ना। कि कितना एटम है, राइट हैंड साइड में, मतलब देखो इसके राइट हैंड साइड में, है ना, बॉटम में, नीचे में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एक कंपाउंड है जो कि 2 एटम हाइड्रोजन से एलिमेंट से बना है और 1 एटम ऑक्सीजन से बना है, तो फॉर्मूला वाटर का क्या है, H2O। इस फॉर्मूला में H2O में सबस्क्रिप्ट 2 जो है वो बता रहा है कि 2 एटम किसका है, हाइड्रोजन का, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है ना। सबस्क्रिप्ट में इंडिकेट 1 जो है लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं, जानते हैं कि 1 है, तो आप जो है O के ओ ही लिखे, O ने ना लिखे, ठीक है, ये अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन किसका, मॉलिक्यूल का, जो कि कंपाउंड को बनाता है। बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आयंस का प्रेजेंट जो होता है कंपाउंड में। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल आयनिक कंपाउंड का, है ना, नेमिंग कैसे करते हैं, और सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन से। व्हाइल राइटिंग द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब हम आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, मेटल एलिमेंट को लिखते हैं लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल एलिमेंट को लिखते हैं राइट साइड में, ठीक है। जब नाम करते हैं आयनिक कंपाउंड का, किसका, तो मेटल एलिमेंट को नेम करते हैं एज सच, बट नेम ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट इज चेंज टू हैव एंडिंग आइड। कहता है कि जब मेटल एलिमेंट को ऐसे ही नाम दे देते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल एलिमेंट है उसके अंत में आइड लगाना पड़ता है, जैसे ऑक्साइड आईडी लगाना, क्लोराइड आईडी लगाना, सल्फाइड आईडी लगाना। एग्जांपल, MgO में देखो, Mg क्या है, मेटल, O क्या है, नॉन मेटल, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम, इसको देखो सोडियम मेटल को ऐसे ही पढ़ देंगे, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फाइड, है ना। प्लीज नोट दैट सारे एवं फॉर्मूला जो है कंपाउंड के, द मेटल एलिमेंट्स Mg, NaC, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, ये सब को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, है ना, लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर को हम लोग राइट साइड में लिखे हैं। कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, जो 2 ही एलिमेंट से मिलके बना है उसको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, कोई दिक्कत। CUS ये सब बाइनरी कंपाउंड है, देखो MgO, NaCl सब बाइनरी कंपाउंड है, क्योंकि ये 2 ही एलिमेंट से बनते हैं। बिफोर वी डिस्कस द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला डिस्कस करें, हम लोग को जानना है कुछ मीनिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है एलिमेंट का, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम का वो एबिलिटी जो अट्रैक्ट कर ले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए बॉन्ड टुवर्ड्स इट, मान लो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है उसको खींच ले अपने तरफ, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है हाइड्रोजन का वो 2.1 होता है, कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 होता है, क्लोरीन का
3.0 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 4 होता है। ठीक है, मतलब इसका ताकत है ना। एलिमेंट जिसके पास लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, और जिसके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसको हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग द फार्मूला, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है फार्मूला लिखने के लिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर करेंगे तो ये हायर क्लासेस में इसका स्टडी करना है। मोलिकुलर कंपाउंड आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल्स एलिमेंट। अच्छा, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल से, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन से, किसके बीच में, दो डिफरेंट नॉन मेटल से ही बन जाएगा। ठीक है, जब लिखते हैं फॉर्मूला मॉलिक्यूलर कंपाउंड का तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, जबकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल जो है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो कहता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नॉन मेटल उसको लिखते हैं ऐसे ही, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है उसमें आइड लगा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, तो इसको हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो जब कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखेंगे तो दोनों नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल में पहला जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको ऐसे ही बोल देंगे हाइड्रोजन, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में आइड लगा देंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए था, वो था किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, दो दो एलिमेंट हाँ, कौन कौन रहता है एलिमेंट, सर, एक सबसे लोएस्ट वाला और एक सबसे ज्यादा लोएस्ट। देखिए ध्यान से। तो जैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, राइट। तो दो नॉन मेटल के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है। तो जब इसमें नाम देंगे तो हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे पता चला, देखिए यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है 2.1, और क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बाद में लिखा जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेफ्ट में लिखा जाता है। जब नामकरण करते हैं तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको ऐसे ही बोल देते हैं हाइड्रोजन, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें आइड लगा देते हैं, क्लोराइड। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सही बात है। क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में। उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट लिखते हैं और सल्फर को उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, जब when there are more than one atoms of an element in molecular compounds, जब molecular compound में more than one atom, एक से ज्यादा एटम रहता है, then number of atoms is indicated by using appropriate prefixes, तो उस एटम्स को कितना कितना है उसको प्रीफिक्स लगा के बताया जाता है फॉर्मूला में। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल किसी नाम के पहले करते हैं। एक एटम को इंडिकेट करते हैं मोनो से, कैसे, मोनो से। दो एटम को हम लोग इंडिकेट करते हैं प्रीफिक्स डाई से, तीन एटम के लिए ट्राई लगाते हैं, चार एटम के लिए टेट्रा लगाते हैं, पांच एटम के लिए हम लोग पेंटा लगाते हैं, और इसी प्रकार आगे बढ़ता है। प्लीज नोट दैट प्रीफिक्स ये मोनो जो है इज नॉट रिटन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द फॉर्मूला इवन इफ इट इज वन एटम। वन एटम वाला फॉर्मूला में अगर एक एटम है तो मोनो का नाम का यूज नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता। मोलिक्यूल बाय यूजिंग प्रीफिक्स विल मोर क्लियर फ्रॉम द एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, कार्बन है ना, देखो एक ही एटम है लेकिन मोनो कार्बन नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ एक है तो कार्बन मोनो ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनो ऑक्साइड हो गया। ठीक है, कार्बन दो है तो दो डाई ऑक्साइड हो गया, कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, नामकरण है। ठीक है, पहले वाला को एज चीज बोल दीजिए नाम, और सेकंड वाला में आइड लगाएंगे। अच्छा, तो इसमें बोला गया है प्रीफिक्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, मोनो तब ऑक्साइड। ठीक है, ये कहता है द प्रीफिक्स, देखिए फॉस्फोरस जो है ट्राइक्लोराइड PCl3 है, ये इसे लेबोरेटरी में ऐसा दिखाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 है, ठीक है ना। Prefix are needed in naming binary molecular compound in those cases where the same two non-metal elements form a number of different compound having different number of atoms. Prefix देने की जरूरत कब पड़ी? The prefix are needed. कब देने की जरूरत पड़ी? बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को नामकरण करने के लिए। बाइनरी मतलब जिसमें दो से ज्यादा एटम, उस केस में जब सेम दो नॉन मेटल एलिमेंट इन फॉर्म ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। एग्जाम्पल, द सेम टू नॉन मेटल एलिमेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है कैन कंबाइन टू फॉर्म 6 डिफरेंट कंपाउंड। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। जैसे
पहला नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिला तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, 2 ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, 3 इसमें अच्छा, अब 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन डाई नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रोजन कितना हो गया 2, तो अब प्रीफिक्स लगाएंगे डाई नाइट्रो मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रो ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रो पेंटा ऑक्साइड। नेसेसरी है यूज करना प्रीफिक्स, ऐसे भी करना पड़ेगा। दो नॉन मेटल एलिमेंट फॉर्म जस्ट वन कंपाउंड, दो नॉन मेटल एलिमेंट अगर एक ही कंपाउंड बनाता है देन प्रीफिक्स आर नॉट यूज्ड इन नेमिंग सच कंपाउंड, तो प्रीफिक्स यूज नहीं किए। जैसे आप देखिए यहाँ पर HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, इसका नाम ही होता है हाइड्रोजन क्लोराइड बस, एंड नॉट इसको लिखिए हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम लोग हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो दिक्कत। Another point to be noted that hydrogen it is the first element in the formula. Hydrogen इसमें first element है, तो no prefix like di tri नहीं use किए है ना, is put before the name hydrogen even if it has more than one hydrogen, जब इसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है फिर भी यूज नहीं किए। एग्जांपल compound hydrogen sulfide is named as hydrogen sulfide and not as, इसको डाई हाइड्रोजन सल्फाइड लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखे, जबकि दो हाइड्रोजन के पास है। देयर आर हाउएवर सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे होते हैं व्हिच आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, इनको कॉमन नाम से जानते हैं, एंड नॉट बाय देयर साइंटिफिक नेम, इनको साइंटिफिक नाम से नहीं जानते। एग्जांपल दाउ द कंपाउंड H2O, इस H2O में एक्चुअली हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्या है मोनोऑक्साइड, बट इट इज नोन एज, इसको हम कॉमन नाम वाटर से जानते हैं। उसी प्रकार कंपाउंड NH3 जो है इसका एक्चुअली नाम क्या है नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, लेकिन इसको कॉमन नेम अमोनिया से जानते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सही बात है, देखिएगा। आइए, बिफोर वी डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, इससे पहले हम फॉर्मूला लिखने का मेथड हम लोग बताएं। इट विल बी गुड टू रिमेंबर द वैलेंसी, आपको वैलेंसी याद करना पड़ेगा। वैलेंसी का मतलब होता है कौन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। दिस विल हेल्प इन राइटिंग द करेक्ट फॉर्मूला, इससे करेक्ट फॉर्मूला आप जो है देख पाइएगा। यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, आप पहला टेबल से देखिए, गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज दैट सम ऑफ द मेटल एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, कुछ मेटल एलिमेंट होता है जो एक से ज्यादा वैलेंसी भी शो करते हैं। वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी। एग्जांपल कॉपर और मरकरी मेटल जो होता है शो करता है वैलेंसी 1 और 2 ईच, वेयर आयरन मेटल जो होता है 2 और 3 शो करता है। चलिए हम लोग राइट डाउन करते हैं वैलेंसी कुछ नॉन मेटल एलिमेंट का, देखते हैं अगले पेज। देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास। वैलेंसी कुछ कौन मेटल का, हम जब पूछेंगे लिथियम का, लिथियम का वैलेंसी 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, कॉपर का देखो 1 और 2, मरकरी का 1 और 2, मैग्नीशियम का 2, मैग्नीशियम कैल्शियम का 2, जिंक का 2, आयरन का 2 और 3, एल्युमिनियम का 3, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1। वैलेंसी कुछ कॉम नॉन मेटल का है, ये मेटल का है और ये नॉन मेटल का है। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, ब्रोमीन का 1, आयोडीन का 1, ऑक्सीजन का 2, सल्फर का 2, नाइट्रोजन का 3, फास्फोरस का 3, कार्बन का 4, ठीक है, कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का मतलब होता है FeSO4, इसको हम लोग आयरन 2 सल्फेट कहते हैं। आयरन 2 सल्फेट देखो क्यों, क्योंकि तुम देखो यहाँ पर आयरन जो है कहा गया, आयरन जो है 2 या 3 दो वैलेंसी शो करता है ना, एक में देखो आयरन 2 है यानी 2 वैलेंस वाला है, द वैलेंसी ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड इज 2 है ना। दिस इज देखो फेरस में 2 होता है और फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 का होता है, इसमें इसको आयरन 3 सल्फेट कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन का वैलेंसी कितना होगा 3। ये टाइटेनियम नाइट्राइड है TiN, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस इज 3, इसमें वैलेंसी 3 होता है, ठीक है, दिक्कत देखिएगा ध्यान से। Now the usually valency of sulfur is 2, generally usually valency sulfur का 2 होता है जैसा दिखाया गया है टेबल में। It show the valency of 4 and 6 in some compound, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड में 4 और 6 वैलेंसी भी शो करता है। एग्जांपल वैलेंसी सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में 4 होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में 6 होता है। उसी प्रकार यूजिंग वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस का वैलेंसी जो है 3 होता है। दे आल्सो शो वैलेंसी ऑफ 5, 5 भी शो करता है कुछ कंपाउंड में। प्लीज नोट दैट क्या एलिमेंट हैविंग वैलेंसी ऑफ 1, एक वैलेंसी अगर होगा उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, वैलेंसी अगर 2 होगा तो उसको डाइवैलेंट कहते हैं, वैलेंसी अगर 3 होगा तो उसको ट्राइवैलेंट कहेंगे, वैलेंसी अगर 4 होगा टेट्रावैलेंट कहलाएंगे, वैलेंसी 5 होगा तो पेंटावैलेंट, वैलेंसी 6 होगा तो हेक्सावैलेंट, है ना।
Dear students, we have given so many details here so that you are able to write the formula of various compounds easily and correctly. प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इतना ज्ञान दिया है आपको कि आप आसानी से कंपाउंड का और फॉर्मूला लिख सकते हैं आसानी से करेक्टली। अब हम मेथड देंगे राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं फाइनल, ध्यान से देखिएगा। राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इफ वी नो द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट, आपको सारे एलिमेंट का वैलेंसी याद करना पड़ेगा। देन वी कैन वर्क आउट द फॉर्मूला, तभी हम फॉर्मूला पे वर्कआउट कर सकते हैं कंपाउंड का। कैसे? बाय बैलेंसिंग द वैलेंसी, वैलेंसी को बैलेंस भी करना पड़ेगा डिफरेंट एटम्स में। जो अकर होता है कंपाउंड में, जो होता है फॉर्मूला, उसके वैलेंसी को मेंटेन भी करना पड़ेगा, बैलेंस करके बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन से और सल्फर से बना है, ठीक है, देन वी शुड एडजस्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और सल्फर एटम को एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरीका से कि टोटल वैलेंसी जो है हाइड्रोजन एटम का वो इक्वल हो जाए टोटल वैलेंसी सल्फर एटम से। इससे करेक्ट फॉर्मूला आपको कंपाउंड का मिलेगा। चलिए हम वर्क करते हैं फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड का और इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, सुनिएगा। कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन से मिलके बना है, एक सल्फर से बना है। सही बात है। हम जानते हैं कि वैलेंसी हाइड्रोजन का कितना है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1। कितना है? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और सल्फर का वैलेंसी देखो यहाँ पे कितना है, सल्फर का वैलेंसी कितना है, 2। सल्फर का वैलेंसी 2 है, ठीक है। दैट इज मतलब वैलेंसी जो है एक हाइड्रोजन का 1 होगा और वैलेंसी जो है सल्फर एटम का 2 होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? अब नाउ टू बैलेंस द वैलेंसी ऑफ 2 ऑफ सल्फर एटम, अब हम जो देखो तुम्हारे पास सल्फर का एटम कितना है, 2, क्योंकि उसका वैलेंसी कितना है, 2। और हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2। हाइड्रोजन एटम का वैलेंसी कितना है, 1 है। देखिए मेरे पास, हम लोग के पास हाइड्रोजन और सल्फर से एक कंपाउंड बनाना है, ठीक है। हाइड्रोजन का बैलेंसी 1 होता है और सल्फर का बैलेंसी कितना होता है, 2। अच्छा बताओ, हमको बैलेंसी क्या है, इक्वल चाहिए, बैलेंस चाहिए। बैलेंस के लिए अच्छा एक का भी 2 के बराबर हो सकता है। तो अच्छा बताओ तुम, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, इसको 2 से गुना कर दें, तो 2 से गुना करने पर हाइड्रोजन कितना हमको चाहिए, 2। तो देखो बैलेंसी जो है 2 हाइड्रोजन चाहिए हमको। क्यों 2 चाहिए? क्योंकि 1 है और 2 चाहिए, क्योंकि सल्फर 2 है हमारे पास। तो 1 को 2 से गुना कर दिए तो 2 हाइड्रोजन मिल गया। इसका मतलब हुआ कि 2 एटम हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा ना, 1 एटम सल्फर के साथ, तब कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। तो फॉर्मूला जो हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होगा। मतलब देखो 2 से गुना किए थे, इसका मतलब हाइड्रोजन हमको 2 चाहिए और एक ही सल्फर अकेला 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। समझ में आया? मेरे अंदाज से दिमाग में घुस गया। बिल्कुल समझा देते हैं। हमने कहा हाइड्रोजन और सल्फर से हमको कंपाउंड बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले वैलेंसी चार्ट देखो, उसमें हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 और सल्फर का वैलेंसी कितना है, 2। अब हमारे पास सल्फर 2 है और हाइड्रोजन 1 है, नाइंसाफी। क्या है? नाइंसाफी को हम लोग क्या करते हैं, इंसाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बेचारा को 2 देना पड़ेगा, क्योंकि 2 को 1 से 2 से 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो अकेला एक सल्फर इसको एडजस्ट कर देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का बैलेंस 1 तो 2 हाइड्रोजन का बैलेंस 2, तो 2 हाइड्रोजन मिलेगा तब एक सल्फर के साथ टकरा सकता है। तो इसीलिए H2S फॉर्मूला हो गया, 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो एक सल्फर के साथ, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्रॉसिंग ओवर द वैलेंसी, वैलेंसी को क्रॉस ओवर करेंगे। देखो मेथड ऑफ वर्किंग और द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इन दिस मेथड हम लोग पहले सिंबल लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ लिख दिया हम लोग, देखिए यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक है। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के सिंबल के नीचे हम लोग उसका वैलेंसी लिखेंगे। सिंबल लिख दिया हाइड्रोजन सल्फर, अब वैलेंसी हाइड्रोजन कितना है, 1 और सल्फर का कितना है, 2, ठीक है। राइट डाउन द वैलेंसी, फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसी, वैलेंसी को क्रॉस ओवर करेंगे, 2 को इसको दे देंगे और 1 को इसको दे देंगे, ठीक है। तो जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ले लिया तो H2 हो गया, S कितना हो गया, 1। लेकिन हम जानते हैं कि मोनोटोमिक दिखाया नहीं जाता है 1, इसलिए H2 और S हो जाएगा। समझ में आया? क्रॉस ओवर कर देंगे वैलेंसी और हाइड्रोजन सल्फर को, तो हाइड्रोजन एटम जो है वैलेंस में बैलेंस करेगा, जिसमें 2 है सल्फर, सल्फर एटम में 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप में हाइड्रोजन का लिखाएगा, H2 लिखाएगा और सल्फर एटम जो है वैलेंसी H जो कि 1 है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप में S1 होगा। नाउ ज्वाइनिंग जब करेंगे H2S1 को तो फॉर्मूला H2S1 बनेगा, इसको ऐसे नहीं लिख के H2S लिखते हैं, ठीक है। सब्स्क्रिप्ट 1 जो है इसको नहीं लिखा जाता है। समझ में आया? पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में जो एलिमेंट है उस सिंबल्स को लिख देंगे, हाइड्रोजन सल्फर, या फिर जो भी फॉर्मूला में जो सिंबल होगा उसको लिखेंगे, उसके नीचे उसका वैलेंसी लिख देंगे और उसके बाद क्रॉस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोले सर अभी विश्वास नहीं, 1-2 और करके बताइए। समझ रहे बात को? चलिए देखते हैं, 1-2 और कर लेते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा।
हम लोग के पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है 1 होता है और क्लोरीन का ही वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस ओवर करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, HCl, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कार्बन है और क्लोरीन है, देखो कार्बन का यहाँ पर कितना है, देखो कार्बन का कितना है 4 और क्लोरीन का कितना है, देखो 1 है ना। तो हम लोग देखो यहाँ करके दिखाते हैं, कार्बन और क्लोरीन, ये सिंबल है वैलेंसी। कार्बन का कितना है 4, क्लोरीन का कितना है, इसको दे दो इसको दे दो, सी कितना हो गया 1, Cl कितना हो गया 4, तो C1 तो लिखते नहीं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया कि नहीं, आसान है, कर सकते हैं बाबू। तो इस तरह से आप करिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। अब हम वैलेंसी देखने जा रहे हैं आयंस का, किसका वैलेंसी, आयंस, ध्यान से देखिएगा। कहता है इन ऑर्डर टू राइट द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला आपको लिखना है, वी शुड नो द वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो हम लोग को पॉजिटिव आयंस का ही वैलेंसी जानना पड़ेगा और नेगेटिव आयंस का वैलेंसी जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आयंस आपस में मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है ना। और आयंस कैसे मिलता है, मेटल्स देता है और नॉन मेटल्स लेता है। मेटल्स देता है तो क्या बनता है, मेटल्स देता है तो कौन सा आयंस बनता है, वो इलेक्ट्रिक आयंस नहीं होता है, वो कैटायंस होता है। क्या होता है बच्चा, कैटायंस होता है। ध्यान सुनिए, इन ऑर्डर टू राइट फॉर्मूला पर आयनिक कंपाउंड का लिखना है तो हम लोग वैलेंसी जानना है पॉजिटिव आयंस का और नेगेटिव आयंस का, जो कि कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी आयंस का। वैलेंसी जो होता है आयन का इक्वल होता है चार्ज, जो आयन का होता है ना वही। आयन का वैलेंसी क्या होगा कि आयन का मतलब होता है चार्ज, जितना चार्ज उतना वैलेंसी, ठीक है। अगर आयन के पास 1 यूनिट चार्ज है तो वैलेंसी उसका 1 होगा, उसको मोनोवैलेंट कहेंगे। अगर 2 यूनिट चार्ज है वैलेंसी 2 होगा, इसको डाईवैलेंट कहेंगे। अगर 3 यूनिट चार्ज है तो इसको वैलेंसी 3 होगा, ट्राईवैलेंट कहेंगे। प्लीज नोट दैट कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका पॉजिटिव वैलेंसी होगा, एनायन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका नेगेटिव वैलेंसी होगा, ठीक है। हम लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा वैलेंसी चार्जेस फॉलोइंग कैटायंस और एनायंस का, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा फॉर्मूला लिखना अलग अलग आयनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब क्या होता है, जितना भी एलिमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, इसका वैलेंसी 1 होगा, वो भी वैलेंसी कैसे होगा, कैटायन होगा, इसको मोनोवैलेंट कैटायन कहेंगे। जैसे जिसका एक वैलेंसी है, मोनोवैलेंट कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव आयन जिसके पास वैलेंसी 1 प्लस का है, ठीक है। इंपोर्टेंट मोनोवैलेंट कैटायंस क्या है, हाइड्रोजन आयन H प्लस, लिथियम आयन Li प्लस, सोडियम आयन Na प्लस, पोटेशियम आयन K प्लस, अमोनियम आयन Na4 प्लस, सिल्वर आयन Ag प्लस, कॉपर 1 आयन, देखो इसमें 1 प्लस है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, मरकरी 1 आयन, मर्क्यूरस आयन Hg प्लस, समझ रहे हो ना, जब एक है तो। अब है डाईवैलेंट, क्या है, डाईवैलेंट, क्या है, डाईवैलेंट, ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, डाईवैलेंट है, सुनिएगा ध्यान से। डाइवेलेंट में क्या है, डाइवेलेंट कैटायंस का मतलब होता है जिसके पास वैलेंसी 2 है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डाइवेलेंट कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव आयन जिसके पास वैलेंसी 2 प्लस का है। कुछ डाइवेलेंट कैटायंस है जैसे मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस, कैल्शियम आयन Ca2 प्लस, जिंक आयन Zn2 प्लस, आयरन 2 आयन, इसको फेरस आयन कहते हैं, अभी देखे थे फेरस और फेरिक, बेरियम आयन Ba2 प्लस, कॉपर 2 आयन Cu2 प्लस, क्यूप्रिक आयन इसको कहते हैं, और मरकरी 2 आयन मर्क्यूरिक आयन कहते हैं H2 प्लस। सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड होता है जिसको AgNO3 कहते हैं, इसके अंदर जो है मोनोवेलेंट कैटायन होता है Ag प्लस, यानी सिल्वर का एक ही प्लस है इसके पास, वैलेंसी 1 होगा, और मोनोवेलेंट एनायन होगा, इसके पास NO3 माइनस जो एनायन है माइनस चार्ज 1 लिया है। कॉपर कार्बोनेट जो है कॉपर 2 कार्बोनेट, इसमें CO फॉर्मूला होता है CuCO3, इसके अंदर डाइवेलेंट कंटायन Cu2 प्लस होता है और डाइवेलेंट एनायन CO3 माइनस होता है। फेरिक क्लोराइड और आयरन 3 क्लोराइड जो होता है इसके अंदर ट्राइवेलेंट कैटायन होता है Fe3 प्लस और मोनोवेलेंट एनायन होता है Cl माइनस, ठीक है। आइए ट्राइवेलेंट कैटायन क्या होता है, इसके पास वैलेंसी 3 प्लस का होता है। ट्राइवेलेंट कैटायन का मतलब होता है वैलेंसी 3 प्लस का। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ट्राइवेलेंट कैटायन का मतलब होगा ऐसा पॉजिटिव आयन जिसके पास वैलेंसी कितना है 3 प्लस का। कुछ इंपोर्टेंट ट्राइवेलेंट कैटायन है, कैटायन मतलब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, राइट, क्या है पॉजिटिव चार्ज, जैसे एल्युमिनियम आयन Al3 प्लस, आयरन 3 आयन Fe3 प्लस जिसको फेरिक आयन कहते हैं। अब ये सब हम कैटायंस का वैलेंसी देखें, अब हम किसका देखेंगे, एनायंस का वैलेंसी, जिसके ऊपर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब मोनोवेलेंट एनायंस को देखेंगे, यानी जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। मोनोवेलेंट एनायन का मतलब है जिसके पास वैलेंसी 1 माइनस का, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मोनोवेलेंट एनायन का मतलब होता है जिसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, जैसे हाइड्राइड आयन H माइनस, फ्लोराइड आयन Fl माइनस, F माइनस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, ब्रोमाइड आयन Br माइनस, आयोडाइड आयन I माइनस, नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन H माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, जिसको बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं। देखिए
पोटेशियम आयोडाइड जिसको Ki फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मोनोवेलेंट कैटायन होता है K+ और मोनोवेलेंट एनायन होगा I-। निकल सल्फेट कंपाउंड जो होता है NiSO4, इसके अंदर डाइवेलेंट कैटायन होता है Na2+ और डाइवेलेंट एनायन होता है SO4 2-। कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसके अंदर जो है डाइवेलेंट कैटायन होता है Ca2+ और ट्राइवेलेंट एनायन होता है 2PO4 3-। ये वैलेंसी है, ठीक है ना। यस सर। डाइवेलेंट एनायंस क्या होता है, जिसके अंदर वैलेंसी 2- का होगा। डाइवेलेंट एनायंस का मतलब क्या होगा, वैलेंसी 2- का। इसका मतलब नेगेटिव आयंस जिसके पास वैलेंसी 2- का है, ठीक है। जैसे ऑक्साइड आयन O2-, सल्फाइड आयन S2-, सल्फाइट आयन SO3-, सल्फेट आयन SO4 2-, कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब देखो ट्राइवेलेंट एनायन जिसके पास वैलेंसी 3- का है। ट्राइवेलेंट का मतलब वैलेंसी 3-। ट्राइवेलेंट एनायंस का मतलब होता है आयंस ऐसा, नेगेटिव आयंस ऐसा जिसके पास वैलेंसी 3- का हो। कुछ इंपोर्टेंट ट्राइवेलेंट एनायंस है, जैसे नाइट्राइड आयन N3-, फॉस्फाइड आयन P3-, फॉस्फेट आयन PO4 3-। ठीक है, चलिए प्लीज नोट दैट सम जो मेटल्स जैसे कॉपर, मरकरी, आयरन, कॉपर, मरकरी, आयरन, ये 2 टाइप के आयंस होता है, इनके पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं, डिफरेंट वैलेंसी होता है। कॉपर मेटल जो होता है ये 2 टाइप के आयंस होते हैं, इनके पास Cu2+ होता है, Cu+ और Cu2+ होता है। Cu+ जो होता है इसको, इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसको कॉपर 1 आयन कहते हैं। कॉपर देखो 1 को I से दिखाया गया है, सो दैट कि आयन के पास वैलेंसी 1+ का है। कॉपर 1 आयन, इसको Cu+ को हम लोग Q+ आयन भी कहते हैं। और सेकंड जो है Cu2+, इसके बाद 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको कॉपर 2 2 आई से दिखाते हैं। 2 आई का मतलब है ये 2 रोमन नंबर में आई लिखा गया है, ये रोमन डिजिट है। जो आयन का मतलब वैलेंसी 2+। कॉपर 2 आयन को हम लोग Cu2+, इसको क्यूप्रिक आयन भी कहते हैं। मरकरी जो होता है इस, ये भी 2 टाइप का होता है, Hd+ और Hd2+। Hd+ को हम लोग मर्क्यूरी 1 आयन कहते हैं, या इसको मर्क्यूरस आयन कहते हैं, जिसका वैलेंसी 1+ का है। जबकि Hd2+ में जो आयन होता है इसको मरकरी 2 आयरन या मर्क्यूरिक आयरन कहते हैं, जिसका वैलेंसी 2 यूनिट का है। ठीक है, पॉजिटिव का, सही बात है। आइए आइए हम लोग आगे देखते हैं कंसेप्ट को। देखिए ध्यान से, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसको कॉपर 1 ऑक्साइड, यानी कॉपर का वैलेंसी कितना होगा 1, Cu2O, इसके अंदर मोनोवेलेंट कॉपर आयन होगा Cu+। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है जिसमें कॉपर 2 ऑक्साइड है, कॉपर का वैलेंसी कितना है 2। ठीक है, आयरन मेटल जो है इसका भी 2 वैलेंसी होता है, 2 टाइप के आयंस बनाते हैं, Fe2+ Fe3+। Fe2+ जो होता है इसको हम लोग आयरन 2 आयन कहते हैं, जिसको फेरस आयन कहते हैं, इसके पास वैलेंसी 2+ का है। Fe3+ जो है इसको हम लोग आयरन 3 आयन कहते हैं, फेरिक आयन कहते हैं, और इसको वैलेंसी कितना है 3+। ठीक है, आगे राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम लोग वैलेंसी सब याद हो गया, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है आयनिक कंपाउंड को लिखेंगे। देखिए कैसे, We will now describe the method of writing chemical formula of ionic compound। अब chemical formula किसके लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड का, उसका मेथड देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we write down the name of compound, हम लोग कंपाउंड का नाम लिख लेंगे जिसका फॉर्मूला हमको जरूरत है। देन वी राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ इट्स आयन, फिर उसके आयन का सिंबल लिखेंगे। कन्वेंशन के रूप में कैटायन को पॉजिटिव आयन के रूप में लेते हैं, जो कि लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और एनायन को नेगेटिव आयन के रूप में लेते हैं, जो कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है। नंबर जो है कैटायन और एनायन का एडजस्ट किया जाता है इस तरीका से कि इस तरीका से दैट द टोटल नंबर पॉजिटिव वैलेंसी जो होगा कैटायन का वो इक्वल हो जाए टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव वैलेंसी एनायन के द्वारा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नंबर जितना कैटायन का होगा एनायन का एडजस्ट किया जाएगा इस तरह से कि टोटल नंबर जो है पॉजिटिव चार्ज कैटायन का वो इक्वल हो जाए टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एनायन का। क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए। अगर चार्ज छूट गया तो उस पर चार्ज आ जाएगा, राइट, नो ओवरऑल चार्ज होगा। तो नंबर जो है कैटायंस का required 2 3 4 etc is written on the right side of the bottom of the symbol of the cations। कैटायन जो होता है उसके राइट साइड में बॉटम में लिखा जाएगा सिंबल 2 3 4, है ना, विदाउट शोइंग द चार्ज, चार्ज को दिखाना नहीं है। एग्जांपल, अगर 2 एल्युमिनियम आयंस रिक्वायर्ड है बैलेंस करने के लिए चार्ज किसी कंपाउंड का, तो 2Al3+ इज रिटन एज Al2। मतलब हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 वैलेंसी है, लेकिन फिर भी इसको A2Al नहीं लिखेंगे, Al2 लिखेंगे और पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखेंगे फॉर्मूला में कंपाउंड को। सिमिलरली नंबर जो एनायंस का जैसे 2 3 4 अगर लिखा है तो रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉटम, तो राइट साइड बॉटम में लिखते हैं सिंबल के एनायन के, बट विदाउट शोइंग द चार्ज, लेकिन उस पर चार्ज शो नहीं करते। एग्जांपल, सल्फेट आयन को जरूरत है मान लो बैलेंस करने के लिए कंपाउंड में, तो 3SO4 2- है ना, तो बस इसको SO4 लिख देंगे और होल लगा देंगे और 3 बाहर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो होल लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला में कंपाउंड का प्लीज नोट दैट इफ ओनली वन कैटायन और एनायन रिक्वायर्ड, अगर एक ही कैटायन एनायन रिक्वायर्ड है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड देन द
डिजिट 1 इज नॉट रीजन, तो 1 डिजिट को नहीं लिखेंगे विद द सिंबल ऑफ द आयन, आयन के सिंबल के साथ, ठीक है। Yes, sir. फॉर एग्जांपल अगर एक सोडियम आयन Na+ की जरूरत है लिखने के लिए कंपाउंड, तो हम लोग को सिर्फ जस्ट Na लिखेंगे, ठीक है, Yes, ना sir. कि Na1 लिखेंगे। सिमिलरली अगर एक क्लोराइड आयन की जरूरत है तो हम लोग Cl लिखेंगे, ना कि Cl1 लिखेंगे। चलिए, द फाइनल फॉर्मूला जो होगा आयनिक कंपाउंड का रिटन विदाउट शोइंग द चार्जेस, उसको जो लिखेंगे तो उसमें चार्ज कुछ दिखाएंगे नहीं, जो आयन से इन्वॉल्व करता है। चलिए एग्जांपल से दिखाते हैं आयनिक कंपाउंड का। सपोज हमारे पास लिखना है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का, किसका? सोडियम कार्बोनेट। हम जानते हैं कि कार्बोनेट जो है बनता है दो टाइप्स ऑफ आयन से, सोडियम आयन से बनेगा जिसका Na+ नाम है, और कार्बोनेट आयन से बनेगा जिसका नाम है CO3 2-, ठीक है। Yes, sir. वी हैव फाइंड दैट, हम लोगों ने क्या पता किया है कि सोडियम आयन के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बोनेट आयन के पास 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। Yes, sir. दिस मीन्स दैट कि सोडियम आयन जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही पॉजिटिव है। कार्बोनेट आयन CO3- की, तो सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड बन जाएगा 2Na चाहिए इसको, Yes, sir. 2 सोडियम का एटम मिलेगा तब एक कार्बोनेट को एडजस्ट करेगा, है ना, दैट इज 2Na और CO3 2-। नाउ फॉर्मूला जो है सोडियम कार्बोनेट का 2Na+, इसको हम Na2 लिखेंगे, ठीक है ना, एंड CO3 2- को हम लोग CO3 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3, सही बात है। Yes, sir. देखिए यहाँ फॉर्मूला कैसे होगा। हम लोग सिंबल Na ले लिए क्योंकि Yes. हमको क्या बनाना है? सोडियम सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए सोडियम और कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ती है। Yes, तो sir. सोडियम लिया, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। CO3. सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1+ पॉजिटिव चार्ज होता है, और CO3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को इससे 1 दिए, 2 इसको 1 दे दिया, Na2CO3 हो गया, Na2 हो गया और CO3 बस, ठीक है। Yes, sir. A very important point to note here is that crossing over of balancing method is writing the formula of ionic compound. We usually do not write the charges. जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो चार्ज नहीं लिखेंगे हम, ठीक ना, Yes, sir. सिंबल आयंस के साथ। ये कन्वीनियंस के लिए लिखा जाता है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। Yes. कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो हम लोग सिंबल लिखेंगे मैग्नीशियम और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2+ होता है, पीछे से याद कीजिए, क्लोरीन का 1- होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg1 और Cl2, तो MgCl2 हो गया, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्वाइस, हर होल थ्राइस, ठीक ना, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। कोई दिक्कत? No, तो sir. इस तरह से आपका सेकंड पार्ट जो था इसका खत्म हो गया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।